नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी विज्ञान का सम्मान हर जगह है और इसी सोच को मूल मंत्र बनाकर भारत सरकार ने 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के साथ साथ लेह, श्रीनगर से लेकर पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप तक देश भर के 75 स्थानों पर इसका आयोजन एक साथ किया जा रहा है। हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान में किए गए अभूतपूर्व योगदान को समर्पित है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाने का उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसी दिन रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। रमन इफेक्ट की उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक सीवी रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हेलो इंडिया में आज हम विज्ञान के नए आयाम को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे कैसे दुनिया का आधुनिक विज्ञान भारत के पारंपरिक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। आज बात पिछले 75 वर्षों में भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियों की होगी। साथ ही समझेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा के लिए भारत कितना तैयार है। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक हेलो इंडिया में मेरी और प्रीति के साथ। भारत दुनिया में कई क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र है। विज्ञान और तकनीक में आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में देश में विज्ञान और तकनीक को लेकर काफी विकास हुआ है। नए आविष्कारों और तकनीक के विकास के साथ भारत ने विश्व पटल पर नई पहचान बनाई है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत में विज्ञान और तकनीक को लेकर हुए प्रमुख पड़ावों पर। आजादी के बाद शुरू हुई 75 वर्षों की विकास यात्रा में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई अहम पड़ाव पार कर चुका है। नए आविष्कारों और तकनीकी विकास ने भारत को विश्व पटल पर अलहदा मुकाम बनाने में मदद की। इसमें सैन्य शक्ति का विस्तार, अंतरिक्ष में वर्चस्व स्थापित करना, संचार क्रांति के माध्यम से देश के 682 जिलों के 6600 ब्लॉक तक को जोड़ना, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हो रहे प्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उद्भव शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक आज भारत का नाम दुनिया की सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक और तकनीकी शक्तियों में शुमार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में हम 7वें स्थान पर हैं। नैनो तकनीक पर शोध के मामले में भारत दुनिया भर में 3रे स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और स्वच्छ विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान जारी है। इन सब का असर ये है कि भारत अब ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन की स्थिति में पहुंच रहा है। पलायन कर गए भारतीय वैज्ञानिक वापस लौट रहे हैं। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संस्कृति मंत्रालय विज्ञान सर्वत्र पूज्यते प्रकल्प के तहत देश भर में 75 स्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों के 75 वर्षों को दर्शाने वाली स्मारक प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव 22 फरवरी से शुरू हुआ था, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि 28 फरवरी 2022 तक चलेगा। इस विषय पर हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और आज विज्ञान सर्वत्र पूज्यते पर हम बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज हेलो इंडिया में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ICMR RMRC के निदेशक डॉक्टर रजनीकांत, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं इंस्टीट्यूट चेयरपर्सन IIT कानपुर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पूर्व सचिव रहे प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहूँगा ओम प्रकाश पांडे जी आपसे। हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का महत्व क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं सर? देखिए, पहले तो आज आपको एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जो प्लूटो है, वो प्लूटो जो परिभ्रमण करता है वो 248 वर्ष में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरा करता है।
तो 1774 में जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, उससे अगर देखा जाए तो आज जब विज्ञान के ऊपर ये विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो आज वो प्लूटो जो है अपने पूरा एक राउंड का परिभ्रमण पूरा कर चुका होगा जी। तो ये एक बड़ी भारी उपलब्धि है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान जो है, विज्ञान को हम लोगों ने बहुत आइसोलेट करके देखा है एक अलग सा। दरअसल विज्ञान आपके जीवन में, आपके हर एक्टिविटीज़ में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो या कोई भी दूसरा वर्ल्ड हो, उसमें सब में विज्ञान के बगैर कुछ हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जी। विज्ञान का मतलब है एक तरह से विशेष ज्ञान जिसे है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विशेष ज्ञान जब होगा तो एक्सपर्टाइज जब आएगी, किसी ज्ञान को हम जब सूक्ष्मता से देखते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। और विज्ञान में एक बात मैं कहूँगा आपसे और आपसे अनुरोध करूँगा कि विज्ञान में कोई आधुनिक और प्राचीन कुछ नहीं होता है जी। विज्ञान अपने आप में विज्ञान है, न वो आधुनिक है न प्राचीन है, वो हमेशा विज्ञान अपने स्थिति में रहता है। ये है कि उसके जांच करने का तरीका और उसकी और सारी चीज़ों में हम अब कुछ आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत की जहाँ तक बात है तो भारत तो विश्व गुरु रहा है जी बिल्कुल। और जब विश्व गुरु रहा है तो केवल विश्व गुरु किसी एक विषय में तो रहा नहीं है, विश्व गुरु ज्ञान के सारे डिसिप्लिन में भारत विश्व गुरु रहा है। तो विज्ञान में भी अल्टीमेट इस लेवल तक यहाँ पर अन्वेषण हुआ और उस अन्वेषण में बहुत सारी चीज़ें आई जब हम देखते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि हमारे जितने भी विज्ञान के और उसके जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी बुक्स हैं वो सब मूलतः संस्कृत में लिखी हुई है। तो आज जो हमारा जो कैरिकुलम है साइंस का और इसका, अब तो हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी की बात करने लग गए हैं, लेकिन मूलतः जो एक कॉलोनियल माइंडसेट में जो बात थी तो उसमें जो है कम से कम संस्कृत से परहेज कर दिया जाता था विज्ञान के डिसिप्लिन में जाने पर। तो लिहाजा जो है हमारे प्रोफेसरों को भी और हमारे स्टूडेंट को भी और इनको हमारी जो प्राचीन वैज्ञानिक रहे उन्होंने क्या क्या अन्वेषण कर चुके थे और कैसे कैसे कर चुके थे और क्या क्या था ये हमारे जानकारी में आता ही नहीं है। और जो पंडित पंडित लोग हैं वो विज्ञान जानते नहीं, जो संस्कृत के स्कॉलर हैं वो विज्ञान को उस तरह से जानते नहीं तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या रही। ठीक है, इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, इस पहलू के बारे में जो आपने छात्रों से जोड़ा है इसको, और साथ ही भारत का जो पारंपरिक विज्ञान रहा है वो आधुनिक विज्ञान के साथ कैसे जुड़ता है, इस पर हम और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम है, आजादी के 75 साल हम पूरे कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होते भारत की हम लगातार बात कर रहे हैं और ये 75 जिलों में विज्ञान से जुड़ी ये प्रदर्शनी है। मैं चाहूंगी मोटे तौर पर आप बताइए पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं और खासकर छात्रों में इस अप्रोच की बात करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा है कि विज्ञान सिर्फ लैब तक सीमित नहीं होता, जैसा कि अभी कहा गया। तो विज्ञान एक तरह से सोचने की एक खास तकनीक है कि विज्ञान का मतलब है कि हम तर्क के द्वारा, हमारी नॉलेज के द्वारा, डेटा के द्वारा, हमारी एविडेंस के द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढें। तो चाहे वो समस्या मैनेजमेंट की हो, हमारे समाज से किसी भी तरह जुड़ी हुई हो, तो उस सभी का विज्ञान की तरह सोचने से उसका अच्छा हल निकलता है। तो इसमें ऐसा आपने आत्मनिर्भरता की बात की। आत्मनिर्भरता जब से इंडस्ट्रियल एज शुरू हुई है, विज्ञान और तकनीकी के बिना कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसके अंदर आत्मनिर्भरता में आत्मविश्वास, आत्मचिंतन, इन सब का भी बहुत महत्व है। और हमारे युवा लोग आजकल वो आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल सही कहा कि पहले काफी विकास हुआ था इसका विज्ञान तकनीकी का भारत में। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल एज आई तो हम थोड़ा पीछे छूट गए, क्योंकि उस वक्त कॉलोनियल टाइम्स भी थे, तो उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन विकास ने फिर गति पकड़ी। अगर आप 50 का दशक देखें, 60 का, 70 और इवन 80 तक, तो इसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। इसका कारण था कि जो हमारी कल्चर भी थी वो थोड़ी दब गई थी, उसमें विज्ञान का सब तरह से उसका पेनिट्रेशन नहीं हो पाया। लेकिन आपने कहा कि जैसे युवा लोग आजकल हैं, उनका बहुत अच्छा रुझान है, वो इस तरह से ट्रेनिंग उनको प्राप्त हुई है कि वो न केवल विज्ञान का विकास करें, लेकिन उस विज्ञान को ऑल्सो उसको यूज करते हुए और नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करें उसके लिए, समाज के लिए। तो जैसे आपने देखा स्टार्टअप बहुत सारे शुरू हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्री भी अब विज्ञान का बहुत ज्यादा यूज कर रही है। मैं आपको बताऊं, जैसे सिर्फ 10 साल पहले भारत का स्थान पूरे विश्व में करीब 10वें नंबर पे था साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। आज वो उठकर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है बहुत त्वरित गति के साथ। तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, न केवल सभी विज्ञान के क्षेत्रों में, लेकिन अगर आप कटिंग एज विज्ञान भी लें, जैसे कि आपने बताया था, नैनो टेक्नोलॉजी है, मटेरियल साइंस है, इंजीनियरिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी में बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। तो इसमें ऐसा है कि विज्ञान के द्वारा विकास के 3 पहलू हैं। एक तो विज्ञान खुद, फिर उसके द्वारा तकनीकी का डेवलप किया जाना, उसके अलावा जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, वो उस दिशा में जाती हैं कि हम विज्ञान का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। उसके अलावा जो सोसाइटी की विल है कि मतलब सोसाइटी कितना महत्व देती है, क्या वो हम समझते हैं कि विज्ञान के बिना विकास नहीं हो सकता। ये सब जो एस्पेक्ट हैं, 4 इसके पहलू हैं। विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, क्योंकि बिना पॉलिसी के, जैसे आप समझें, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ी चैलेंज है विज्ञान के लिए, पूरी समाज के लिए। ठीक है आशुतोष जी, जिन 4 पहलुओं का जिक्र आपने किया वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ अब मैं चर्चा में डॉक्टर रजनीकांत को भी शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर रजनीकांत, हम मेडिकल साइंस की बात करें तो कितना विकास अब तक आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में? क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि भारत का जो प्रदर्शन रहा मेडिकल साइंस के तौर पर, वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं भारत में मेडिकल साइंस की तरक्की को? मेडिकल साइंस में आपने सही बताया है कि कोरोना काल में जो हमारी क्षमता है उसका सही तरीके से जो है परीक्षण हुआ, और हमने दुनिया को दिखाया कि हम लोग जब जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका जैसे देश और यूरोप जैसे कंट्री थे, जब वो कोरोना के सामने जूझ रहे थे, उस टाइम ये सोचा गया कि इंडिया कैसे करेगा। और इंडिया ने उस टाइम में, आप देखो, जब कोविड यहाँ पर आया था, सिर्फ एक लैब थी हमारे पास टेस्टिंग की, NIV पुणे। आज हमारे पास 30,000 से ज्यादा लैब है जो RT-PCR की टेस्टिंग कर रहे हैं। उस टाइम हमारे पास N95 मास्क की भी कमी हो रही थी, हमारे पास डायग्नोस्टिक किट नहीं थे। हम लोगों ने विद इन एक पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के अंदर ही अपने आप निर्भरता को होते हुए किट्स का डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर लिया। और वैक्सीन डेवलपमेंट जो था कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनी, भारत की स्वदेशी वैक्सीन, जो वैक्सीन डेवलपमेंट में करीब 8 से 10 साल लग जाते हैं। 1 साल के अंदर वैक्सीन को डेवलप करना, प्री क्लिनिकल टेस्ट करना, एनिमल स्टडीज, ह्यूमन स्टडीज करके वो लोगों तक पहुंचाना। आज हम 170 करोड़ से अधिक डोज दे चुके हैं वैक्सीन की। तो ये विज्ञान की उपलब्धि है और मेडिकल साइंस की उपलब्धि है। और अगर हम आजादी के बाद की बात करें, अगर आप याद करो तो आजादी के समय 1947 में जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स थी, वो आज बढ़कर 69.4 हो चुकी है। मैटरनल मॉर्टेलिटी जो 2000 पर लाख पॉपुलेशन थी, वो कम होकर अब जो है 113 तक आ गई है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी जो थी 145 जो थी पर 1000, वो 28.7 आई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसके अलावा जो स्मॉल पॉक्स है वो हमने खत्म कर दिया। पोलियो को आपको पता है कि हमने जो है पूरा का पूरा जो है एलिमिनेट कर दिया, पोलियो फ्री हो गया इंडिया। ये हमारी उपलब्धि है। यास जैसा है, गिनी वर्म है, नियोनेटल टिटनेस है। तो ये हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। और अगर आप देखो कि पिछले 10-20 सालों के अंदर बहुत सारे आउटब्रेक एपिडेमिक हुए। उसके पहले हमारे जो टेस्टिंग होती थी, हमें CDC अटलांटा के ऊपर निर्भर करना पड़ता था। आज हमारे पास BSL-4 लेबोरेटरी NIV पुणे में है। तो निपा वायरस जब हुआ, जब जीका वायरस आया, तो जब आउटब्रेक एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो इमीडिएटली हम लोग खुद सक्षम हो गए हैं आज हमारे देश में कि तुरंत टेस्टिंग हो जाती है, तुरंत उसको हम लोग जो है कंटेन कर लेते हैं।
तो ये विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टीबी है, मलेरिया है, कॉलरा है, उनमें भी बहुत अधिक रिसर्च हुआ और उसका ये लाभ हुआ है कि वो डिजीज जो है काफी हद तक कंट्रोल में आई हैं। और हम लोग आजकल उसके एलिमिनेशन की बातें कर रहे हैं, जैसे टीबी बाई 2025, मलेरिया बाई 2030 और लिम्फेटिक फाइब्रोसिस, कालाजार भी हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। और आज हम गोरखपुर में बैठे हैं, आपको पता होगा यहाँ जेई और एईएस बहुत बड़ी समस्या थी और अक्सर चर्चा रहता था, न्यूज़पेपर में आता था, टीवी में आता था, इतने बच्चे जो है वो एंसेफेलाइटिस के बुखार से मर रहे हैं। तो आज हमने जेई और एईएस पे जो 80 से 90% रिडक्शन किया है, वो भी एक विज्ञान की उपलब्धि है कि हमने उसको कैसे डायग्नोज किया, उसके कैसे ट्रीटमेंट एल्गोरिदम बनाए और लोगों तक पहुंचाया है। तो जो विज्ञान का जो संचार है और जो विकास है और जो नई जनरेशन, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनमें कैसे विज्ञान में रुचि डेवलप हो ताकि जो है वो जन जन तक पहुंच पाए। और कोविड-19 की महामारी ने ये हमें सिखाया है कि विज्ञान कैसे घर घर तक पहुंच पाया और लोगों ने खुद सीख ली इससे कि वो कैसे मास्क पहन सकते हैं, कैसे हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। उनको पता लग गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। तो ये विज्ञान की देन है कि विज्ञान घर घर तक पहुंचा है और विज्ञान सर्वत्र पूजिते, मतलब विज्ञान की हर जगह पूजा होती है और विज्ञान ही है जो हमको अपने जीवन को बेहतर बनाता है। और आपको बताया होगा गांधी जी ने कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। और वो जो है कोविड-19 ने सिद्ध कर दिया है। बिल्कुल डॉक्टर रजनीकांत, हेल्थ इज द रियल वेल्थ जैसा आप कह रहे हैं, ये बात तो समझ में आई है। और जो आपदा में अवसर की बात कही गई कोविड काल में, वो मेडिकल क्षेत्र में खास तौर से और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच की और जिस तरह की तरक्की और अपनी वैक्सीन खोजने का जो अवसर भारत को मिला है, वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन जैसा आप तमाम मेहमान भी चर्चा में कह रहे हैं कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो इससे किसी सिर्फ समय और काल से नहीं जोड़ा जा सकता। भारत में जो विज्ञान की परंपरा रही है वो लंबी और पुरानी है और इस विज्ञान का आधार मनीषियों और ऋषियों का चिंतन रहा है और इसी के आधार पर सृजन और निर्माण भी किया गया है। जबकि आधुनिक विज्ञान ट्रायल एंड एरर पर आधारित आविष्कार कर रहा है। भारत के विज्ञान की परंपरा वेदों से ही शुरू हो जाती है और चलती चली आ रही है अनवरत। और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खगोल और भूगोल जैसे शब्दों का निर्धारण ही इनकी वैज्ञानिकता है। शून्य और दशमलव का प्रयोग विज्ञान की कसौटी रहा है। वैसे ही सूत्रों के द्वारा गणित का निर्धारण आज से 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। अगस्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, शंकर और सुश्रुत जैसे चिंतकों का आधार विज्ञान ही रहा है। महाभारत में भी महर्षि व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भौतिक पदार्थों का ज्ञान और उपयोग जानने वाला ही असली जानकार है। वेदों में अंकों के ज्ञान से लेकर धातु और वनस्पति जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। भारत में विज्ञान की परंपरा रही है, इसलिए हमारे यहाँ हजारों वर्षों से कई विश्वविद्यालय, ग्रंथागार और पुस्तकालय रहे। लौह शास्त्र और वैमानिकी शास्त्र, गणित और ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा के कई स्वरूप, खदान से लेकर निर्माण तक सारे आयाम जन कल्याण के लिए जनमानस के जीवन में जुड़ते गए। हमने देखा पौधों के जीवन के सिद्धांत देने वाले जगदीश चंद्र बोस को, हमने देखा गॉड पार्टिकल्स में सत्येंद्रनाथ बोस के योगदान को और हमने देखा कोरोना काल में आयुर्वेद के योगदान को। इन सभी का आधार भारत की विज्ञान परंपरा ही रही है। तो 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पांडे, आपने कहा कि विज्ञान को किसी समय से नहीं जोड़ा जा सकता, विज्ञान आधुनिक या पारंपरिक नहीं है, लेकिन आप एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ जो संस्कृत है, संस्कृति है और भारतीय परंपरा है, उसके भी काफी अच्छे जानकार हैं। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा समझाएं कि समय के साथ हम विज्ञान को नहीं बांध सकते, लेकिन जो वैज्ञानिक सोच है वो भारत में जिस तरह से समय के साथ हमें दिखती चली आई है, उसने दुनिया में कैसे मार्गदर्शन किया है विज्ञान के क्षेत्र में? देखिए, उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि जो हम लोग एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस चला रहे हैं, उस पर भी हमको बहुत सटीक रूप से देखना पड़ेगा। अब आपको मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूं कि हमारे जो ऋषियों की जो सोच रही या ऋषियों ने जिस तरह से विज्ञान को देखा, उसकी हम 2-1 एग्जाम्पल, आपने अभी बहुत सारा दिखाया, मैं आपको 2-1 चीज़ें आपके सामने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि वीवी गौर जो 7 स्पेक्ट्रम है, 7 रंग की बात हम करते हैं साइंस में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसकी हम बात करते हैं।
हमारे ऋग्वेद में कहा गया है सूर्य सप्त रश्मि भी, वो कहा गया है। आज हम इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, स्पेक्ट्रम के हिसाब से देख रहे हैं, वो उन्होंने क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया होगा। और फिर उसके बाद यही नहीं है, बल्कि एकदम कलर की सारी बातें करते हैं। आरोग, भ्राज, स्वर्ण, पतंग, पटर, ज्योतिष्मान, विभास, सविता, उपहवे, ये कृष्ण यजुर्वेद में लिखा हुआ है जी। माने आरोग जो कहा गया है, वो आरोग जो क्या है, वो लाल की बात है। भ्राज जो है वो ऑरेंज कलर है। और उसके बाद में स्वर्ण, आप लोग सब जानते हैं, वो पीला कलर है, येलो है। और उसके बाद में पतंग, पटर माने ब्लू, ग्रीन, और ग्रीन, ब्लू, और उसके बाद में आपका आ गया ज्योतिष्मान, इंडिगो, और विभास, वायलेट। ये सारी बातें की गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं की गई हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, चंद्रमा रिफ्लेक्शन लाइट, और उसमें भी कहा गया सूर्य रश्मि चंद्रमा प्रतिदीप्यते जी। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र। तो ये सारी चीजें जो कही गई हैं, और यही छोड़ दीजिए, यही बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। जो हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, इंफ्रारेड जो सुबह के समय जब वो वर्टिकल सूरज होता है हमसे, तो उस समय अथर्ववेद का एक मंत्र है, अनु सूर्यम उदयता हृदय दौ हरिमा च त। कहने का मतलब है कि वो हृदय को जो सूर्य की जो क्या कहते हैं, रोहित जो आभा है, ठीक है, पूरा मंत्र मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो रोहित आभा है, उसकी वजह से आपके हृदय को ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि आपको उस समय जो है, आपको क्या कहते हैं कि आपके कैल्शियम, ठीक है सर, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह पर के बाद में ब्लड सेल्स को इतना प्रमोट कर देता है, ठीक है, कि आपके हार्ट जो है हमेशा वो अच्छे ढंग से काम करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो विज्ञान है, उसकी जो आधुनिकता है, वो अपने आप में पुरातन है, और वो आने वाले समय तक भी उसकी जो प्रासंगिकता है, उसका महत्व हम सभी समझ रहे हैं। समय कम बचा है, और मैं चाहूंगा कि बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन डॉक्टर रजनीकांत और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा हम आपसे भी लेना चाहेंगे। सर, पहला आशुतोष जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप आईआईटी में अभी आप जुड़े हुए स्टूडेंट्स के साथ में भी सर, भारत सरकार के साथ भी आपका काम करने का अनुभव रहा है, कैसे समझेंगे भारत के विज्ञान के वैश्विक मायनों को? कितना महत्व है आज भारत के विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? निसंदेह बहुत महत्व है। भारत में जितना कार्य हो रहा है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित भी होती है, और उसके साथ कार्य भी करती है। तो बहुत सारा कार्य हो रहा है जो कि ग्लोबल स्तर का है। मैं एक दूसरी बात बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। हमने बहुत सारे उदाहरण दिए भारतीय विज्ञान के, जो कि बाहरी दुनिया से संबंधित हैं, और ज्यादातर जो वेस्टर्न विज्ञान था वो उसी पे केंद्रित था। लेकिन भारतीय विज्ञान में कुछ चीजें थी जो बहुत यूनिक हैं, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन, जिसको पूरी दुनिया अभी समझ रही है। तो न केवल विज्ञान बाहरी दुनिया से संबंधित है, निसंदेह है, बट हमारे दिमाग और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारा रहने का तरीका है, उन सभी पे भारतीय विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। और अब दुनिया और भारतीय लोग भी इसका महत्व फिर से समझ पा रहे हैं। योगा एंड मेडिटेशन बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, बहुत डीप विज्ञान है इनके अंदर। अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, विज्ञान का सिद्धांत ये होता है कि आप जो भी कुछ जानते हैं, उससे बाद में ज्यादा जाना जाए। उसके लिए आप अपने गुरु के कंधे पे खड़े हों, जिससे कि और भी दूर तक दे सकें। ठीक है। और ये विज्ञान का सिद्धांत है जो अब लोग समझ रहे हैं। इसके साथ साथ जो विज्ञान का भारत में डेवलपमेंट हुआ है, हमारी कुछ भी समस्या हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की थी, हेल्थ की थी, फूड सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, एनर्जी, वाटर, पानी, इन सभी का विज्ञान के द्वारा निदान किया जा रहा है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे साथ।
और वो विज्ञान के द्वारा ही संभव है और ठीक है। इसकी कोई भी दूसरा संभव नहीं है उपाय। तो इसके लिए जो कार्य हो रहा है भारत में वो पूरी दुनिया को प्रभावित ठीक है करता सर, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के विज्ञान का आजकल सभी जगह बहुत रेस्पेक्ट है। बिल्कुल उसकी क्योंकि पूछ हो रही। प्रोफेसर शर्मा, बिल्कुल आपने जो बातें कही, मैं अब डॉक्टर ऋषिकांत से भी एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी। डॉक्टर ऋषिकांत, जैसा अभी प्रोफेसर शर्मा ने भी कहा और पहले हमें प्रोफेसर पांडे भी बता चुके हैं, उन्होंने कहा कि अप्रोचेबल, अंडरस्टैंडेबल और पहले हम जितना जानते थे उससे ज्यादा हम जाने। मैं भारत के अंदर ही अगर बात करूं, क्योंकि छात्रों पर विशेष फोकस है, अब 100% साक्षरता के साथ साथ 100% वैज्ञानिक साक्षरता की बात हो रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी हमने देखी है, किस तरह से हर घर में बच्चा आज इस बात को समझ पा रहा है कि हर चीज कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी है, और उसमें चाहे करियर बनाने की बात हो या उसको लेकर आगे बढ़ने की बात हो, तो जो बाधाएं थी वो आज दूर हुई हैं। इसमें हम कितना आगे बढ़े हैं? बहुत आगे बढ़े हैं हम लोग। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो आज हमारी नई जनरेशन है वो बहुत ज्यादा जागरूक हुई है, और भी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के जो अंतर्गत हम लोग यहाँ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और 11th और 12th के बच्चे भी आ रहे हैं। उनसे हमने जो आपस में बात की और उनकी जो हमने जो डिस्कशन की, उससे ये निकल के आ रहा है कि उनको बहुत क्लियर हो गया है कि उनको किस क्षेत्र में जाना है, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर उनको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड में वो कहाँ जा सकते हैं, कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं। और गवर्नमेंट ने भी ये प्रयास किया है कि जैसे बहुत ही बड़े बड़े सिटीज में ही मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे एजुकेशन के लिए, आज छोटे स्तर पे भी जो अगर आप जाओ छोटी छोटी जगहों पे मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आ गए हैं, IITs का भी एक्सपेंशन हुआ है, IIM का भी एक्सपेंशन हुआ है। तो इस प्रकार जो है, अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। और जो पहले होता था कि जो एडवांस जो हमें टेक्नोलॉजी के लिए जाना पड़ता था, विदेशों में जाना पड़ता था, एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ गई। आजकल हम लोग, अगर आपको AI में काम करना है तो हम लोग AI में भी काम करते हैं। डॉक्टर रजनीकांत, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बड़ी मदद कर रहा है हमारे मेडिकल साइंस को और ज्यादा बेहतर बनाने में? ये सर, इस पर ये सवाल जरूरी है सर, क्या जवाब देंगे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपको जो है ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सॉल्व दोस प्रॉब्लम। और आपको जैसे बहुत सारी सर्जरीज हो रही हैं, डायग्नोस्टिक हो रही हैं, जहां पर AI का काम हो सकता है। ड्रोन बेस्ड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन जो भी हम लोगों ने जो है वहां पर किया अपने मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में, कि ऐसे रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहां पर कि आदमी पहुंच नहीं पाता है, बहुत टाइम लगता है, दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर ये सब काम कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे आपका टेलीमेडिसिन है या आपका ड्रोन बेस्ड डिलीवरी है, ये सब ऐसे एरिया हैं जो हमारी फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज हैं। तो हमारा जो भविष्य है, जो नेक्स्ट 2047 तक की हम बात कर रहे हैं, अमृत काल, तो अमृत काल में जो ये हमारी नई इन्वेंशन है, जहाँ पर AI काम करने वाला है, टेलीमेडिसिन काम करने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाला है। तो जो हमने जो अचीव किया है वो तो अच्छा है, लेकिन हमें जो आगे के लिए भी, जो अमृत काल के लिए भी जो सोच बनानी है, जो नए बच्चों के लिए कैरियर बनाना है, तो इसलिए जो है विज्ञान जो है ये सबका समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल डॉक्टर रजनीकांत, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, समय की कमी है और विज्ञान इतना बड़ा क्षेत्र है और हर छोटी से बड़ी चीज तक इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि इस पर हम चर्चा आधे घंटे में जाहिर तौर पर नहीं समेट सकते। लेकिन फिलहाल डॉक्टर रजनीकांत आपका, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा आपका और प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, 28 फरवरी को देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएगा और ये दिन भारत के लिए भी गर्व का दिन है, क्योंकि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की जो वैज्ञानिक सफलता है उसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। और इसी के साथ अब बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की, और आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में 26 फरवरी की तारीख के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 फरवरी वर्ष 1991 में 200 से ज्यादा दिनों तक कुवैत पर कब्जे के बाद इराकी फौज को भागना पड़ा था। कुवैत पर इराकी हमले के बाद अमेरिका और सहयोगी सेना ने इराकी सेना पर हमला कर दिया था। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि 30 बड़े देश इराक के खिलाफ हो गए थे। साथ ही अमेरिका ने इराक के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया था। और जब इराक ने संयुक्त राष्ट्र के सभी 12 प्रस्तावों को मान लिया तो राष्ट्रपति बुश ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम की 2 शर्तें रखी गईं। पहली ये कि लड़ाई में पकड़े गए अमेरिका और सभी सहयोगी देशों के सैनिकों को वापस कर दिया जाए। दूसरा कि इराक कुवैत पर से अपने सारे दावे खारिज करे।
और इसी के साथ आज हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान प्रसार और कई केंद्र और राज्य विभाग मिलकर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की थीम पर 16 शहरों में 28 फरवरी तक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन प्रदर्शनियों से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। मुझे और प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।